हेलो दोस्तों, कैसे हो? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज जापान में है 31 डिग्री टेम्परेचर और फील्स लाइक बता रहा है 36। बहुत ही गर्म है आज। ये फ़ैन लगा के बैठा हूँ भी मैं बट कुछ ज़्यादा काम नहीं आ रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ चुकी है ना। ये फ़ैन लगाने के बाद भी मुझे काफ़ी पसीने छूट रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एसी ऑन कर लूँ, बट वही है कि एक बार अगर एसी ऑन कर दी ना तो फिर आदत लग जाएगी और फिर मैं कंटिन्यूस इसको चालू करके रखना पड़ेगा। और पिछले 2-3 मंथ्स के जो बिल मैंने पे किया ना, बहुत ज़्यादा आया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये एटलीस्ट जो जून महीना है वो मैं विदाउट एसी निकालता हूँ, और जुलाई महीना बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड रहने वाला है यहाँ पे, तब तो ऑफ कोर्स मुझे एसी ऑन ही करना पड़ेगा। तो अभी हमारे गरीब वाले फ़ैन से ही काम चला लेते हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने अनबॉक्स की थी हमारी नई वाली साइकिल, और जो पुरानी थी वो तो चोरी हो गई, आपको पता होगा। और मैंने आपको लास्ट में पूछा भी था कि वो जो नई साइकिल है उसका प्राइस कितना है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी करेक्ट आंसर करेगा उसका मैं जो कमेंट है वो पिन करने वाला हूँ। तो काफ़ी लोगों ने वैसे सही कमेंट किया था, काफ़ी लोगों ने तो काफ़ी 1 लाख 2 लाख के ऊपर बता दिया था। इतने महंगी साइकिल नहीं है वो। जिन लोगों ने सही कमेंट किया था उसमें से एक कमेंट को तो मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया है, और बाकी जिन्होंने कमेंट सही किया था वो नीचे मैंने उनका नाम डाल दिया है। काफ़ी लोगों ने किया था, सबका तो मैं नहीं डाल पाऊंगा, बट जिन्होंने काफ़ी एग्जैक्ट गेस किया है उनका मैंने कमेंट नीचे ऐड कर दिया है। एक कमेंट ऐसा भी आया है, तेजस डवले ने पूछा है। उन्होंने एक्चुअली साइकिल का प्राइस तो एग्जैक्टली बताया, और उन्होंने एक उसी के साथ में एक क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ डिफ़िकल्ट टू गेट प्रमोशन इन जापान। तो उन्होंने एक्चुअली जो प्राइस है वो एकदम करेक्ट गेस किया है। तो मैंने सोचा कि उनका जो ये क्वेश्चन है वो उसका भी एक बार आंसर कर ही देता हूँ मैं, कि जापान में अगर प्रमोशन लेना है तो कैसे होता है, और वो इजी है या डिफ़िकल्ट है। तो दोस्तों, जापान में प्रमोशन तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट इसमें ना 2 टाइप की कैटेगरी होती है। 2 तरीके से यहाँ पे प्रमोशन आपके होते हैं। तो अगर मैं मेरे ऑफिस का, मेरे कंपनी का अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, और मेरे प्रमोशन का अगर आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जो मेरी कंपनी है, और यूजुअली सारी कंपनीज़ में ऐसा ही होता होगा जितना मुझे पता है। तो अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है, यानी इंजीनियरिंग हो गया या उसी के रिलेटेड अगर कोई डिग्री आपके पास में, जो 4 साल की डिग्री हमारी होती है, बैचलर्स डिग्री, वो अगर आपके पास में है तो आपका जो प्रमोशन है वो 5 साल में एक बार होगा। हाँ दोस्तों, 5 साल में एक बार आपका प्रमोशन होगा अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है। अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है, जैसे कि आप एमटेक कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास में एमबीए डिग्री है, या फिर जो भी मास्टर्स डिग्री होती है वो अगर आपके पास में है, तो आपका प्रमोशन 3 साल में एक बार होगा। हाँ, एवरी 3 ईयर्स आपका प्रमोशन होगा। तो मेरे पास में मास्टर्स डिग्री ऑलरेडी है, और अभी तो मैं डबल मास्टर कर रहा हूँ। तो मेरा जो प्रमोशन, मेरा 2 बार एक्चुअली प्रमोशन हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 7-8 साल जापान में आके हो चुके हैं। तो मेरा 2 बार प्रमोशन हो चुका है, और अभी तीसरा रिसेंटली अब काफ़ी जल्दी होने वाला है। मैं आपको अपडेट दूंगा जल्दी से। और हाँ दोस्तों, जापान की जो कंपनीज़ होती है ना, वो आपके हेल्थ पे, यानी जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के, उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो जो यहाँ पे हेल्थ चेकअप है ना, वो रेगुलर होते रहता है। तो मेरी जो कंपनी है उन्होंने अभी एक हेल्थ चेकअप फिर से ऑर्गेनाइज़ किया है, और मुझे ना ये किट आया है, डॉक्यूमेंट किट, और इसके अंदर नेक्स्ट वीक है मेरा हेल्थ चेकअप। एक तो ऑलरेडी हो गया है, वो तो गवर्नमेंट थ्रू था, और एक मेरे कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और उन्होंने ये किट भेजी है। किट यानी जो होता है ना हमारी यूरिन टेस्ट और बाकी टेस्ट का होता है, वो किट है ये वाली। और कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे हुए हैं इसके अंदर, जो कि सारे जापानीज़ में ही हैं। एक स्केड्यूल भी दिया है कितने बजे कहाँ पर आना है, और एक फॉर्म इन्होंने दिया है। ये फॉर्म एक्चुअली इसमें मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो शायद मैं आपको ऐसे बताऊंगा नहीं बट हाँ, इसके अंदर वही है, आपका जो पिछला हिस्ट्री है वो सब इसमें आपको फिल करना है ये फॉर्म, और उस दिन जाके आपको ये सबमिट करना है। तो जापान में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, और आपके पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी यहाँ की गवर्नमेंट आपको देगी। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ऐसा होता है कि आपको अगर कुछ हो रहा है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, तो जो खर्चा है वो 70% यहाँ की गवर्नमेंट देगी, और 30% सिर्फ आप दोगे। तो समझ लो आपका 10,000 बिल आया है, तो 7,000 यहाँ की गवर्नमेंट पे करेगी, और 3,000 येन आप पे करोगे। जैसे कि मैं दांत निकालने के लिए गया था, तो आपको याद होगा कि मेरा दांत काफ़ी पेन कर रहा था। आई थिंक 2 महीने हो चुके उस बात को। तो मैं मेरे घर के पास के ही हॉस्पिटल में गया था, डेंटल क्लिनिक में, और वहाँ पर मैंने वो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है वो मैंने वहाँ पे दिया था। पर जितना भी मेरा खर्चा आया था उसमें से सिर्फ मैंने 30% पैसे पे किया था। बाकी जो मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे करता हूँ गवर्नमेंट को, उसी में से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आगे भी चल के अगर मुझे कुछ यहाँ पे हो रहा है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह हो रहा हूँ, तो यहाँ की गवर्नमेंट बहुत आपको सपोर्ट करती है। बट हाँ, आपके पास वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना ज़रूरी है। ये बच्चे अभी स्कूल से घर जा रहे हैं। यहाँ पे इनके बैग्स देख रहे हो आप,
जापान में जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनकी बहुत ही यूनिक बैग्स होती है। जापान में एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे लगती है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो भी स्कूल में अकेले जाते हैं। जैसे हमारे यूजुअली इंडिया में होता है कि ऑटो आता है लेने के लिए, या फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है इंडिया में छोटे बच्चे स्कूल में अकेले भेजना। बट यहाँ पे छोटे बच्चे मेट्रो से, हाँ दोस्तों, मेट्रो से, बस से अकेले जाते हैं। हाँ, और आपने अभी नोटिस किया होगा इनके जो बैग है पीछे, तो इनके जो बैग्स होते हैं ना वो भी यूनिक होते हैं। उसका एक मतलब होता है, अलग अलग कलर्स के बैग होते हैं। इसका मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं, तो जैसे जो बच्चों को देख रहे हैं बाहर, तो वो उनको पता चल जाएगा कि यार इनका बैग ये कलर का है, तो इन पे ऐसे इस तरीके से अगर वो कुछ अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एक्टिविटी उनके एज में नहीं करना चाहिए, तो वो बाहर के लोग भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं, या फिर उनके आईडी कार्ड पे उनका नाम वगैरह देख के उनके घर वालों को भी फ़ोन करके बता सकते हैं कि भाई साहब अभी देखो रास्ते में मुझे ये टोयोटा का ट्रक दिखा है। ट्रक कि क्या है ये, इसके चक्के देख लो भाई साहब, क्या गाड़ी है ये, ज़बरदस्त। कौन सा मॉडल पता नहीं मुझे, फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वैसे जापान में तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ तो दिखती है नहीं, क्योंकि घर भी यहाँ पे छोटे होते हैं। गाड़ियाँ भी देख लो, इसके आजू बाजू में जो गाड़ियाँ एकदम बच्ची लग रही है इसके सामने। ये मॉडल बताना मुझे टोयोटा का कौन सा है। हम जा रहे हैं दोस्तों, ये जो साइकिल है उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मेरे घर के पास में एक साइकिल की शॉप है, शायद आपने देखा होगा, हम हमेशा वहाँ पे हवा भरवाते हैं। तो वो साइकिल की शॉप में अभी जाएंगे और उनको पूछेंगे कि साइकिल का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होता है क्या, यानी मेरे नाम पे साइकिल करवानी है तो वहाँ पे होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होगी तो उनको पूछेंगे कि कौन सी शॉप में होती है, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार मुझे रास्ते में पुलिस ने भी पकड़ा था और साइकिल का नंबर मांगा था और मेरे पास वो था नहीं। तो ये हमने नई साइकिल ख़रीदी, तो बेस्ट है कि हम इसको जल्द से जल्द मेरे नाम पे करवा लें। आई होप वो साइकिल की दुकान खुली रहे। आई थिंक खुली लग रही है मुझे, खुली। यहाँ भी कुछ काम चल रहा है बिल्डिंग का, और इन्होंने पूरा इसको कवर करके रखा हुआ है। तो चलिए जाते अंदर और अंकल को पूछते हैं। すみません、新しい、自転車が買ったんですけど、はい、登録したいんです。できますか？ここでできますか？自転車の保証書とか書類が必要になるので、はい、これはオンライン買った。オンラインそうです。自転車についてた書類みたいなのを来て今あります。はいはい。できますか？はい。はい。こちらに。はい。住所と電話番号と名前が。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。तो ऐसी होती है जापान में साइकिल रिपेयर की, और नई साइकिल ख़रीदना है तो उसकी दुकान। और अभी जो अंकल है वो साइकिल को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं साइकिल का नंबर एंड ऑल, और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में उसको लिख रहे हैं। और मुझे थोड़ा देर उन्होंने वेट करने के लिए बोला है। हाय 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 हाय। これは登録番号ですか？これはそうですね。なるほど。これじゃなるほど。मैंने सोचा था ये वाली साइकिल शॉप से साइकिल ख़रीद दूँ, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी साइकिल 30,000 60,000 और 1 लाख के ऊपर ही थी, तो काफ़ी महंगी थी। निकल के अभी लोगों के छाते बाहर। आज तो बहुत ही 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है ना, तो सारे लोग अभी छाते लेके निकले हैं। तो भाई साहब ये तो पूरा वैम्पायर लग रहा है, कितना गोरा था बंदा ये। भाई साहब ये अंकल अपनी अभी गाड़ी धो रहे हैं। वाह। तो आ गए दोस्तों अभी हम घर पे हमारे साइकिल का रजिस्ट्रेशन करवा के। उप्स, ये दरवाज़ा मुझे लगता है कभी मैं तोड़ दूँगा, इतना आवाज़ आता है इसका। एक बार तो टूट चुका था वैसे ये। मैंने नहीं तोड़ा था एक्चुअली, वो पता नहीं थोड़ा वीक था वो। बट वो साइकिल का उसको जो टायर लगता है हमेशा, तो वो लूज़ हो जाता है। इसको बंद कर देते हैं अभी, आवाज़ बड़ा करता है। तो ये दोस्तों हमारी नई साइकिल, और इसको जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था
ये है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे उन्होंने वो स्टिकर लगा के रखा है। तो जब भी अगर पुलिस वगैरह मुझे रोकेंगी वगैरह तो ये नंबर वो देखेगी और इससे पता चल जाएगा कि ये जो साइकिल है ये मेरे नाम पर है। तो प्रोसेस बड़ा बहुत ही सिंपल था, मुझे लगा कि कुछ प्रोसेस वगैरह थोड़ा हार्ड होगा कुछ, बस उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझे, मेरा एड्रेस वगैरह नाम वगैरह से उसके ऊपर लिखा और जो मेरा रिसिप्ट था साइकिल का, यानी जो साइकिल मैंने ऑनलाइन खरीदी थी तो ऑनलाइन रिसिप्ट उन्होंने देखा कि भाई हाँ मैंने ही ख़रीदा है, किसी और का नहीं है। और बाद में उन्होंने वो फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद में एक स्टिकर जनरेट किया और वो इसके ऊपर उन्होंने चिपका दिया और मुझे रिसिप्ट दिया और बोला कि भाई ये रिसिप्ट हमेशा तुम्हारे पास में सेफ़ रखिएगा, अगर इनकेस अगर ये निकल गया स्टिकर वगैरह आपको नया बनवाना है तो वो रिसिप्ट नंबर देख के फिर से आप नया बनवा सकते हो। और इसको बनाने के बस 660 यानी 660 येन लगे, यानी INR में कितने हो गए ये 300-400 रुपीज़ हो गए, यानी 400 रुपये में आपके नाम पे ये साइकिल हो जाएंगी। वैसे इंडिया में तो आपको गाड़ी आपके नाम पे करनी होती है, कार, साइकिल का तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में आपको आपके नाम पे करनी होती है। काश मैंने वो मेरी पुरानी साइकिल मेरे नाम पे कर ली होती पास्ट टेंस से, अभी उसको कुछ कर नहीं सकते हमें उस नंबर से मेरी साइकिल अभी मिल गई थी, क्योंकि पुलिस ने वही बोला था कि अगर आपके पास में वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो हम वो साइकिल अनफॉर्चुनेटली नहीं ढूंढ सकते। तो इन केस अगर ये वाली नई साइकिल चोरी अगर हो गई, भगवान ना करे ये फिर से हो बट इन केस अगर ऐसा कुछ हो गया फ्यूचर में तो ये जो नंबर है ये मैं पुलिस को दूंगा और वो इजीली इसको ट्रैक करके फाइंड कर सकते हैं कि साइकिल किसने चुराई है। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि फ़नी कमेंट थे एक्चुअली है, मैं इसको मीन नहीं करता। उन्होंने लिखा है कि जो आपके व्यूअर्स है जापान में रहते हैं उन्होंने आपका वीडियो देखा और वहाँ पे जाके उन्होंने वो साइकिल उस पार्किंग से चुरा ली तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और फिर से प्लान कर रहे हो मेरी साइकिल चुराने का, तो मेरे पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर इसका है, तो गलती मत करना अभी फिर से साइकिल चुराने की है। ये बॉक्स देख रहे हो साइकिल का, इसी के अंदर आई थी साइकिल हमारी और ये अभी मैंने बाहर ही रखा है क्योंकि घर में रखने को बिल्कुल जगह है नहीं। अब ये यहाँ पे क्यों रखा है आप पूछोगे, फेंका क्यों नहीं अभी तक इसको, क्योंकि जापान में वो डे होता है यानी कार्डबोर्ड का एक दिन आएगा, मैं भी शायद कल या परसों, तो ये मुझे इसको पूरा फाड़ फूड़ के बाहर रखना पड़ेगा और वो जो गाड़ी रहेगी वो इसको आके लेके जाएगी। बाहर जाने से पहले हमने हमारा जो खाना है सूप और सैलड वो बनाने के लिए लगा दिया था और मुझे बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है। और मैंने ओवन के अंदर पोटैटो भी रखे थे बेक करने के लिए, चेक करते हैं। ओ वाओ, ये देखो सारी सब्जियां अभी पूरी बॉइल्ड हो चुकी है, स्टीम, बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है। और ओवन के अंदर हमने रखे थे पोटैटो, ये भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट बेक। और राइस तो नहीं है, थोड़े से राइस है, कल लगाए थे मैंने, ये थोड़े से बच गए और आज लगाने भूल गया मैं, तो इतने से राइस से काम चलाना पड़ेगा। इतनी भयंकर गर्मी दोस्तों, अभी पसीने छूट रहे एकदम। तो फाइनली अभी दोस्तों हमने लिया है ऑफिस को 1 घंटे का ब्रेक और सोचा है कि आज लेग वर्कआउट करते हैं। और पार्किंग में हमने लगा दी साइकिल अभी और मुझे कमेंट आया था Ku5U ने एक कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे कि जो साइकिल का लॉक मैंने गलत लगाया एक्चुअली, वैसे ही लॉक लगाया है क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए, मुझे महीने हो गए मैं साइकिल को लॉक कभी लगाया है नहीं, तो मैंने सीधा वो चक्के को लॉक लगा दिया था। ऑफकोर्स कोई भी उसको इजीली चुरा के ले जा सकता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और उसमें से एक कमेंट आया था Sam2303 का, उन्होंने बोला है कि बट व्हाट इज़ द लॉजिक दे डोंट स्टील द मनी बट स्टील बाइक और अम्ब्रेला। ये क्या बात है? तो हाँ, जापान में ऐसा ही होता है। जापान में यूजुअली अम्ब्रेला और साइकिल ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चोरी होती है यहाँ पे। और रही बात फ़ोन की, मैंने बोला था कि मेरे जो फ़ोन है वो 2 बार ट्रेन के अंदर घूम चुका था, स्टिल किसी ने नहीं चुराया, वो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में वो मिल गया था। तो यहाँ पे जापानीज़ लोग फ़ोन नहीं चुराते, बट यहाँ पे लोग अम्ब्रेला और साइकिल चुराते, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्राइम नहीं। अगर किसी ने किसी का छाता भी चुरा लिया तो इट्स नॉट अ बिग क्राइम। अगर मेरा छाता किसी ने चुरा लिया और मैंने कंप्लेंट कर, मैंने उसको ढूंढ लिया कि यार इसने मेरे छाता चुराया, तो उसको थोड़ी ना इतना लंबा चौड़ा जेल होने वाला है, थोड़ा बहुत फ़ाइन वगैरह पे करेगा वो, एंड दैट्स ऑल। बट यहाँ पे फ़ोन वगैरह चुराए और बड़ी कोई चीज़ चुराई तो मे भी शायद वो बड़ा क्राइम हो सकता है। बट ये चीज़ें बहुत रेयर होती है यहाँ पे। साइकिल भी चुराना इतना ज़्यादा नहीं चुराते लोग, कुछ होते साइको लोग जो कि ऐसे काम करते हैं, बट ये मेरा तो पहला ही एक्सपीरियंस था। और एक कमेंट आया दोस्तों, वेद बीटेक ने कमेंट किया है, शायद वो जापान में रहते हैं और उन्होंने कमेंट करके उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर उन्होंने किया है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा साइड में, आप वो पूरा पढ़ सकते हो। बट मैं अगर शॉर्ट में आपको उनका एक्सपीरियंस बताऊँ तो उन्होंने ऐसा बोला है कि वो कोम्बिनी स्टोर जा रहे थे, कन्वीनियंस स्टोर, और उनका जो वॉलेट था
वो उनको पे करना था, तो वॉलेट उनको मिला नहीं, तो वो थोड़ा डर गए कि यार वॉलेट कहाँ चलेगा। फिर से घर पे आए, वॉलेट वगैरह ढूंढा, तो उनको कोई मिला नहीं। और कुछ दिन बाद में फिर वो जो वॉलेट जिसको मिला था उसने इन्वेलॉप के अंदर उनके मेल बॉक्स में डाल दिया। और ऐसे यहाँ पे होता है, यानी लोग उसके अंदर पैसे भी शायद उनके थे, पैसे, आईडी कार्ड वगैरह काफ़ी कुछ उसका उनके अंदर था, बट वो पर्सन जिसको भी मिला उसने चुराया नहीं उसको, वो ले जा सकता था एक्चुअली, बट उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लेटर बॉक्स में, और उन्होंने एड्रेस कैसे ढूंढा, वो ज़ायरो कार्ड होता है यहाँ पे, रेजिडेंस कार्ड, उसके ऊपर एड्रेस होता है, उनका जो एड्रेस था उस एड्रेस पे वो बंदे ने वो मेल बॉक्स में डाल दिया। तो यहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यार मेरा साइकिल चोरी हो गई, तो जापान सेफ़ है, नहीं है, ऐसे बात नहीं है। जापान वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है, और यहाँ पर सेफ्टी के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। बट कभी कभी होता है ना, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, किसी के साथ भी, कहीं भी हो जाते हैं। आप कोई भी देश के कोने में चले जाओ, ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं। बट इससे मेरा इसका जो पर्सपेक्टिव है जापान के लिए, वो मेरा बिल्कुल बदला नहीं है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी, जैसे अब मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर तो किया है कि साइकिल चोरी हुआ है, बट इससे आप निगेटिव पर्सपेक्टिव मत लाना जापान का कि यार यहाँ पे साइकिल चोरियाँ होती है, नॉलेज है। तो ऐसे किस्से छोटे मोटे हर जगह पे होते ही है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हमारे जिम में, करते हैं थोड़ा देर वर्कआउट। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको मैं वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों अभी हम आए हैं दाइसो में। दाइसो तो आपको पता है कि जापान की सबसे सस्ती शॉप, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें 100 येन की मिलेंगी। 100 येन यानी इंडियन रुपीज़ में हो गए 50 रुपये। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ ऑलमोस्ट 90% चीज़ें आपको मिलेगी 50 रुपये यानी 100 येन में। तो मुझे एक्चुअली कुछ सामान यहाँ से लेना था, तो चलिए लेते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं जापान का दाइसो कैसे दिखता है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे दाइसो एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखा ही देता हूँ। एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है यहाँ पे। आई थिंक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ट्रे होता है जिसमें आपको पैसे रखने होते हैं जब भी आप कोई शॉप में जा रहे हो। तो देखो इस तरीके से ट्रे होता है ये वाला, इसमें ही आपको कॉइन ट्रे, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो जब भी आप पे करोगे कोई शॉप में, तो इस तरीके के ये वाला एक ट्रे है, और एक ऐसा भी ट्रे होता है, इसमें आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। पारस पंडित ने एक कमेंट किया था कुछ वीक पहले कि जापान के पेन कैसे दिखते हैं, उनको वो देखना था। तो देख लो, ये दाइसो में सारा एक सेक्शन है सिर्फ पेन का। तो आपको अगर मैं ये सारे पेन वैसे देखा जाए तो 100 येन के हैं। तो कुछ पेन देखो सेट में मिलता है। ये बॉल पेन है 3 पेन का मल्टी कलर, ये भी 100 येन का है। और अगर आपको मैं कोई दूसरा पेन बताऊँ, ये वाला, ये सिंगल पेन है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये भी है 100 येन का 0.38 mm। तो देखो ये वाला पेन 7-8 पेन है शायद इसके अंदर, ही पूरा सेट 100 येन का है। कितना सस्ता है। देखो यहाँ पर आपको आईफोन के सारे स्क्रीन गार्ड, कवर, ये देखो सब आपको 100 येन में यहाँ पे मिलेंगे। बहुत ही सस्ते हैं। 50 रुपये में आपको आईफोन के जो स्क्रीन गार्ड है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी। हेडफोन पे दोस्तों यहाँ पे देखो, एक हेडफोन यहाँ पे, ये एक्चुअली 100 येन का नहीं है, ये 300 येन का है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि जिस चीज़ के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है वो होता है उसका एक्चुअल प्राइस, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्राइस नहीं लिखा हुआ है उसका 100 येन प्राइस है। जैसे कि देखो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये है 100 येन का। ऊपर वाले फ्लोर पे, हर फ्लोर पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी। बच्चों के खिलौने भी है, अजीब अजीब टाइप के खिलौने हैं यहाँ पर। और ये भी सारे 100 येन के। देखो यहाँ पे जापानीज़ नोट्स भी है। जैसे इंडिया में हम खेलते थे ना छोटे थे तब, इंडियन रुपीज़ होते थे हमारे पास में नकली वाले, वैसे यहाँ पे नकली नोट भी मिलते हैं। और ये भी दोस्तों 100 येन का है। अगर आपको ये नकली जापानीज़ नोट्स कलेक्शन चाहिए ना, तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट गिव अवे में मैं ये वाला जो कॉइन कलेक्शन है, नोट कलेक्शन, ये ज़रूर आपको दूंगा। इतने प्यारे प्यारे किचन है यहाँ पे, ये भी सारे 100 येन के हैं। तो दोस्तों इसके थर्ड फ्लोर पे क्या है, थर्ड फ्लोर पे पूरा किचन का सामान है इसके। तो अगर आपको पूरा अपना किचन सेट करना है ना, तो आपको दाइसो में एकदम सस्ते वाली चीज़ें यहाँ पे सब मिल जाएंगे। वो यहाँ पे सारे चम्मच वगैरह है, इंडियन स्टाइल चम्मच पूरे यहाँ भी यूज़ करते हैं। बट जापानीज़ लोग फोक से ज़्यादा खाते नहीं, फोक और चम्मच से खाते नहीं है, चॉपस्टिक से ही ज़्यादा खाते हैं। ये है दोस्तों बाउल, इसमें पीते हैं जापानीज़ लोग सूप, मिसो सूप इसके अंदर पीते हैं। तो आप देख रहे हो ये वाला राइस के लिए खाते हैं। तो आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो इस तरीके का बाउल आपको इसके अंदर राइस मिलेगा। ये शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या चीज़ है। ये दोस्तों प्लेट, हमारे इंडिया में प्लेट अलग होती है स्टील की, यहाँ पे इस तरीके से प्लेट होती है, इसके अंदर खाते हैं ये सोबा या उदोन। इस तरीके से प्लेट के अंदर नूडल्स खाते हैं, है ना, कितनी बढ़िया। जैसे हम इसमें मैगी खा सकते हैं। सोच रहा हूँ मैं
इंडिया आऊँगा तो घर पे लाता हूँ 2-4 ऐसी प्लेट मैगी खाने के लिए। ये देखो दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था ना जापानीज़ लोग चम्मच से नहीं खाते, ये लोग खाते हैं चॉपस्टिक से। तो यहाँ पे इस तरीके से चॉपस्टिक मिलती है, यूज़ एंड थ्रो वाली। एक चॉपस्टिक की पैकेट के अंदर 50 चॉपस्टिक्स है, यूज़ एंड थ्रो, यानी एक बार यूज़ करो और इसको फेंक दो। 250 का म्यूज़िक बज रहा है पीछे। और ये सारा DIY सेक्शन है। वो इस तरीके की चप्पलें जो होती है ना, ये यूजुअली लोग जापानीज़ लोग यूज़ करते हैं तातामी रूम में, यानी घर के अंदर एंटर करने से पहले इस तरीके की चप्पल आपको घर के बाहर दिखेंगी। और जापानीज़ लोग यूजुअली चप्पल पहनना पसंद करते हैं घर में, और होती है इस टाइप की चप्पल। मेरे घर में भी आप देखना, मेरे पास ऐसी ही चप्पल है। मेरी वाली जो चप्पल है वो भी ख़राब हो चुकी है, तो मुझे एक चप्पल लेना है। इसमें से आप बताओ कौन सी अच्छी लग रही है। काफ़ी सारी वैसे तो यहाँ पर, हो रहा हूँ अभी कंफ्यूज कौन सी चप्पल लूँ। ये कैसे लग रही है, ये ठीक लग रही है वैसे। साइज़ चेक कर लेते इसका पहले, ऐसा ना हो जाए कि छोटी हो जाए। हाँ साइज़ अच्छा है इसका वैसे। और यहाँ पे तो वही बेंतो बॉक्स है, इस तरीके से 4 इसमें खाने, और अगर इनको खाना खाना है तो ये 4 कंपार्टमेंट में ये इस तरीके से खाना डाल के इसको खाते हैं। ये है जापानीज़ झाड़ू। हमारे इंडियन के झाड़ू कैसे होता है, ये देखो इस तरीके से होते हैं जापानीज़ झाड़ू। देख लो कितना छोटा झाड़ू है भाई साहब। और लोग इससे दोस्तों झाड़ू निकालते भी है। ये पूरा सेक्शन क्लीनिंग का है। तो यहाँ पे सारे ये वेट टिश्यू है। जापानीज़ लोगों को ना टिश्यू पेपर से बहुत ही लगाव है यहाँ पे। तो आपको अलग अलग टाइप का, जैसे कि आपको अगर गैस साफ़ करना है तो गैस साफ़ करने के लिए ये वाला टिश्यू है। अगर आपको टेबल साफ़ करना है, टेबल साफ़ करने के अलग है। अगर आपको पोछा लगाना है तो ये पोछे वाला टिश्यू पेपर है। हमारे भी टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए, तो हमने अभी लिए है ये हमारा गैस साफ़ करने वाला एक टिश्यू पेपर, और दूसरा डाइनिंग टेबल साफ़ करने वाला वेट टिश्यू पेपर। इंडिया में हमारे अगर हमें यूज़ करना है तो हम एक ही कपड़ा सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए लेते हैं, बट यहाँ पर 3 हमने वेट टिश्यू लिए हैं अलग अलग चीज़ों को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको फटाके भी मिलेंगे। ये देखो अभी समर है ना, तो समर में यहाँ पे फटाकों का फेस्टिवल होता है, हाना बी बोलते हैं उसको। ये देखो यहाँ पे सारे फूलझड़ी वगैरह, तो ये पूरा सेट है उसका। ये भी मेरे हिसाब से कितने का है, ये 220 येन का। जापानीज़ फ़ैन, आपको तो पता होगा कि जापान में जापानीज़ फ़ैन बहुत ही कॉमन है, फेमस है यहाँ पे। अभी समर में तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, और अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर जापानीज़ फ़ैन है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ अभी कि आपको नेक्स्ट गिव अवे में ना मैं आपको फ़ैन भी देना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है ना, तो एक जापानीज़ फ़ैन हम भी ले लेते हैं। इसका इस तरीके से डिज़ाइन है। चलो अभी बिल बना लेते हैं, काफ़ी देर हो गया हमको यहाँ पर अभी। तो यहाँ पे इस तरीके से मशीनें होती है, और आप खुद से ही बिल पे कर सकते हो। नाले दोस्तों हमने हमारा 250 का बिल, और यहाँ पर मुझे दिखी फिर से आइसक्रीम की शॉप। क्यों दिखी मुझे ये बड़ा मन करता है मुझे जब भी यहाँ से जाता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी दोस्तों अभी जापान में, हाँ पसीने छूट रहे हैं अभी। और ये मैंने अभी घर पे आते ही फ़ैन खोला है। ये देख रहे हैं इसके ऊपर डिज़ाइन कितनी बढ़िया, माउंट फूजी है, और ये साइड में माउंट फूजी, और ये साइड में जो जापान का पर्सन है, क्या बोलते हैं उसका नाम भूल गया, इसका मैं कमेंट करके बताना। थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच। हाँ तो चलिए अभी बनाते हैं खाना, जल्दी से खाना खाते हैं और देखते हैं हमारी मैच, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।